प्यारे बच्चों, अध्याय 17 क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्षेत्रफल को एरिया, परिमाप को पेरीमीटर और आयतन को वॉल्यूम। आज हम इस चैप्टर को आपको समझाने वाले हैं और इसकी पहली प्रश्नावली है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उसमें कौन कौन से सूत्र हमें लगाना है वो हम सबसे पहले सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों हमें क्या क्या सीखना है इसमें सूत्र। देखो, तो सबसे पहले हमें सीखना है, देखो यहाँ क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, परिमाप के बारे में बताया गया है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में बताया है। तो आप देखो यहाँ पर ये देख लो, क्षेत्रफल क्या होता है। किसी समतल आकृति द्वारा, समतल का मतलब ये जैसे ये एक बोर्ड है, ये समतल ही है, इस पर हम कोई आकृति बनाएंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, वो समतल आकृति कहलाएगी। तो किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला वह स्थान जो आकृति की सीमाओं के अंदर फर्श अथवा धरातल के परिमाप के रूप में होता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एक समतल आकृति वर्ग का क्षेत्रफल उसकी चारों भुजाओं की सीमा के अंदर का स्थान है। तो बच्चों जो समतल पर आकृति हम जो बनाएंगे तो सबसे पहले उसको हम जानते हैं, देखो सीखते हैं बच्चों उसको हम। देखो सबसे पहले है, देखो बच्चों हम चतुर्भुज में इसमें प्रश्न पूछा जाता है। चतुर्भुज से संबंधित है, जैसे आयत, ये वर्ग है, ये भी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज पहले पढ़ेंगे हम। चतुर्भुज क्या होती है, टू डायमेंशनल आकृति होती है, यानी द्विविमीय आकृति जिसमें दो भुजाएं होती हैं। देखो बच्चों, तो हम इसको कैसे चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। कब वो बनी होगी, वो एक समतल पे बनी होगी, यानी उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई ही होगी। चार भुजाएं हैं, लेकिन चार भुजाओं में ये नहीं कि उसमें एक ऊंचाई या और भी कोई आ जाए, वो उसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है। तो अब चतुर्भुज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ग और आयत को। तो वर्ग और आयत को हम समझते हैं चतुर्भुज के अंतर्गत। देखो बच्चों, वर्ग या आयत हम पहले ले लें, आयत दे रखा है तो आयत समझ लो बच्चों क्या होता है। आयत इस तरीके की आकृति होती है। इसमें क्या रहता है, आयत में ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में समांतर होती हैं, ये समांतर, ठीक है बच्चों। ये वाली इससे और ये वाली इससे, और ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। प्रत्येक कोण ये जो होता है वो 90 अंश का होता है, ठीक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, समझ गए। ये भी लंबाई हो गई हमारी और ये भी चौड़ाई हो गई, ठीक है। इसमें दो ही हमारी विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई, जिसको हमने 4 बार प्रयोग किया है। लंबाई को 2 बार और चौड़ाई को 2 बार। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। और ये जो होता है ये इसका विकर्ण कहलाता है, विकर्ण, ठीक है। इसको हम A, B, C और D से डिनोट कर दें तो यहाँ पर BD जो होगा वो हमारा बच्चों विकर्ण होगा। इस आयत के 2 विकर्ण होते हैं, एक ये भी होता है बच्चों विकर्ण, ठीक है। ये आपस में बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होते हैं। अब देखो बच्चों इसके सूत्र देखते हैं। तो इसके सूत्र है, देखो आयत जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को A से, तो लंबाई को L से और चौड़ाई को B से किया जाए तो इसका फार्मूला हो जाएगा L इंटू B। लेंथ और ये चौड़ाई, ये वृत्त दे रखी हुई है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है, अब दूसरा फार्मूला है परिमाप। परिमाप क्या होता है ये समझते हैं। कोई भी बच्चों आकृति होगी उसके चारों तरफ, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ से चलें और इसकी बाहर जो भुजाएं दे रखी होंगी उस पर हम चल के फिर वहीं पर आ जाएं तो ये जो होगा वो किसी आकृति का परिमाप होगा, ठीक है। अब देखो आयत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, जब हमने ये चली और ये चली, यानी कि लंबाई भी हम यहाँ चल रहे हैं, फिर चौड़ाई भी,
यानी लंबाई 2 बार चल रहे हैं और चौड़ाई भी 2 बार हम चल रहे हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये दे रखा हुआ है, देखो परिमाप दे रखा है 2 बार लंबाई, ठीक है। परिमाप क्या है, तो इसमें हमने लंबाई चली और चौड़ाई, फिर लंबाई चढ़ी और फिर चौड़ाई, ऐसे भी हम जोड़ के किसी आयत का वर्ग का हम परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लंबाई 2 बार आई, यहां देखो तो 2 लिख दिया, 2 लंबाई, और प्लस 2 बार चौड़ाई आई तो 2 बार चौड़ाई लिख दिया। तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये तो ये हमारा आ गया। तो इसी को ही हम याद करेंगे, ठीक है बच्चों, या हम सभी भुजाएं जोड़ लेंगे तब भी हमारा परिमाप निकल आएगा। कोई भी आकृति होगी तो परिमाप का यही है कि उसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे तो उसका परिमाप निकल आता है। अब देखो बच्चों विकर्ण की बात आती है। देखो विकर्ण, देखो ये एक आयत बना हुआ है, ये 90 अंश है, तो ये वाला जो है, ये जो बना हुआ है ये, ठीक है, ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ये कर्ण है, ये लंब है, फिर ये आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है हमारा, लंबाई है, और लंब कौन सा है, चौड़ाई। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसीलिए यहां पर ये अंडर रूट करके यहां पर आ गया। तो हम कैसे, देखो इसको, तो ये देखो ये एक हमारा आयत है और हमने इसको ऐसे एक निकाली, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, इसलिए हमने क्या ए बी सी और डी, आप ठीक है नाम कैसे भी डाल सकते हैं। तो ये विकर्ण है हमारा, ठीक है, विकर्ण है। ये हमारा लंब हो गया बच्चों, ठीक है, ये चौड़ाई है, और ये हमारा आधार हो गया, आधार है, और ये हमारी लंबाई है। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम इस त्रिभुज में लगाएंगे, देखो बच्चों, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो दे रखा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो अब हमारा जो ये तो विकर्ण है, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, विकर्ण, ये वर्ग लिख लो बच्चों, ठीक, वर्ग था, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है, चौड़ाई है, आधार क्या है हमारी लंबाई, तो हम ऐसे लिखेंगे लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें ये वाला फार्मूला याद करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला है आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। जो हमारा कमरा होता है उसमें कैसे कितनी होती हैं, 4 हमारी दीवारें होती हैं, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, यानी फर्श को छोड़ दें और छत को छोड़ दें तो 4 होती हैं दीवारें, तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो कमरे, आयताकार कमरे की चार दीवारी या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये हम फार्मूला याद कर लेंगे। देखो ये परिमाप लिखा हुआ है और गुणे परिमाप में हम ऊंचाई की गुणा कर देंगे, तो हमारी आयताकार कमरे की चारों दीवारों का, यानी 4 दीवारी या चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला है हमारा
वर्ग। अब वर्ग की बात करते हैं। देखो वर्ग भी एक क्या है, हमारा चतुर्भुज है। वर्ग क्या है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। वर्ग भी जो है वो हमारी क्या है, हमारा चतुर्भुज है। ये भी 2D यानी द्विविमीय आकृति है, हमारी 2 डायमेंशनल हमारी आकृति है। अब जो वर्ग होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या है, आयत और वर्ग में क्या अंतर, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाती हैं, यानी कि लंबाई है और चौड़ाई वो बराबर हैं, यानी कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, किसी वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, और ये प्रत्येक कोने का जो ये है वो 90 अंश होता है, ठीक है बच्चों। ये 90 अंश, ये 90 अंश, ठीक है। ये दोनों होते हैं डायगोनल, ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, ये डायगोनल जो है आपस में बराबर होते हैं, और ये 90 अंश पे ही काटते हैं बच्चों, ठीक है। ये चारों बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी 90 अंश पे ही हमारे काटते हैं। तो अब इसके देखो, देखो वह चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहलाता है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद देखो अब इसका क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, इसके सूत्र हैं, ये खूब से याद कर लो ढंग से बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें लंबाई नहीं होती और चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ भुजा होती। लंबाई और चौड़ाई किसके रूप में होती है, भुजा के रूप में होती है। एक भुजा इसकी भुजा कोई होगी, उसका हम वर्ग कर देंगे। ये वर्ग कैसे है, लंबाई और चौड़ाई, देखो 2 बार है। लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई को भी भुजा है वो भुजा, और ये चौड़ाई भी भुजा है, तो इसलिए ये भुजा स्क्वायर हो गया, ये 2 बार हो गया। जब भी कोई भी जिस सूत्र में 2 बार अगर भुजाओं का गुणा हो रहा हो तो वहां पर क्षेत्रफल होगा, और 3 बार गुणा हो रहा होगा तो वहां पर आयतन होगा किसी आकृति का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, अब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। देखो ये यहाँ, ये इस तरीके से हम इधर से इस तरीके से आएंगे और यहाँ तक आएंगे। ये तो यहाँ से चले, देखो इस तरीके से यहाँ चले, ये होते हुए तो यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और परिमाप क्या है, भुजा जितनी हम चले हैं, ये भुजा ये भुजा, तो इसकी 4 भुजाएं हैं, तो हम लिख देंगे बच्चों 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणे भुजा। अब देखो बच्चों, इसमें विकर्ण के रूप में भी इसको विकर्ण भी दे रखा है, तो विकर्ण कैसे लिखेंगे, विकर्ण बराबर, अब देखो विकर्ण, ये विकर्ण है बच्चों, देखो ये, ठीक है, ये है ना, ये वाला विकर्ण है, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। तो अब हमें पता है कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब देखो लंब ये है भुजा, ये भी हमने भुजा माना है, और ये भी भुजा माना है हमने भुजा, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर और प्लस भुजा का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 2 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज में तो कर्ण होता है, लेकिन इस आकृति में हम क्या माने, विकर्ण। जब कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट इस पे आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल आएगा, तो इसलिए इसका वर्गमूल कैसे याद रखोगे कि अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है। ये हमारा विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या है कि भुजा की जगह पर ये रख दिया गया। यहां से हम क्या निकालें, एक और चीज निकाल सकते हैं इससे, कि भुजा बराबर होता है कि 1/2 इंटू विकर्ण, ठीक। अगर हम इस भुजा की जगह पे ये रख देंगे तो ये वाला हमारा फार्मूला बन जाएगा। देखो इसमें हम रख रहे हैं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा का स्क्वायर, और भुजा बराबर 1/2, ये है हमारा कितना निकला था, देखो 1/2 इंटू विकर्ण, ये हमारा कितना निकला
सॉरी ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में इधर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। भुजा बराबर ये इसके नीचे आएगी तो अंडर रूट में, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 और विकर्ण, देखो इतना ही रखा हुआ है। देखो भुजा बराबर 1/√2 इंटू विकर्ण, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे। तो अब देखो इसका हमने वर्ग कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण में यही संबंध होता है। तो ये जब भी रखा हो विकर्ण और क्षेत्रफल की बात हो रही हो तो ये वाला हम फार्मूला बच्चों रखेंगे, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं, विकर्ण हो गया, परमाप हो गया, परमाप हमने समझ लिया बच्चों, ठीक है। चारों भुजाओं का योगफल यानी 4 गुणे भुजा। अब बात आती है, अच्छा ठीक, अब अगला देखते हैं। अब त्रिभुज की बात आती है। त्रिभुज भी बच्चों 2 डायमेंशनल आकृति होती है, ये समतल पर बनाई जाती है। तो इसको हम त्रिभुज किससे कहते हैं? 3 आकृतियों से घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे 3 घिरी हुई होनी चाहिए, खुला नहीं, 3 भुजाओं से, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समबाहु त्रिभुज क्या है बच्चों? समबाहु प्रत्येक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको हम आपको बता रहे हैं। तो देखो नंबर 1 है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो इस तरीके से, यानी कि ए बी और सी, ये तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि एक लंबाई की नहीं है। अगर ये ए है तो ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसकी ए की लंबाई कुछ भी हो सकती है, बी की लंबाई भी कुछ भी हो सकती है, सी की लंबाई भी हो सकती है कुछ। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो, इस सबसे पहले हम इसका निकालते हैं अर्ध परिमाप माप, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यह है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। पहले तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले एस यानी कि अर्ध परिमाप निकालना होगा। फिर क्षेत्रफल इसका क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस लिखेंगे, फिर एस में से पहली भुजा घटा देंगे, फिर दूसरी घटा देंगे, फिर तीसरी ऐसे घटा देंगे सी, ठीक है, तीसरी भुजा। फिर इसको हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो विषम बाहु त्रिभुज का हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप देखो, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप कोई भी आकृति होगी बच्चों, उसके भुजाओं के योगफल के बराबर ही परिमाप होता है। यानी इसकी भुजाएं हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल ही विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। ये एक हो गया। अब देखो दूसरा कौन सा? देखो अब हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखो समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से अगर बना हुआ है या 90 अंश लिखा हुआ है, या इस तरीके से ऐसे आधा वर्ग बना हुआ है, तो वो 90 अंश का बोला जाता है, ये 90 अंश का बोला जाता है। तो इसमें बच्चों ये देखो लंब होता है और ये आधार होता है। ऐसे ये है, अगर इस तरीके से मिल जाए तो हमें क्या है? ये तो हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। इनमें एक लंब हो जाएगा हमारा और एक आधार हो जाएगा, कोई भी आप ले सकते हैं अगर इस तरीके से बना हुआ। इसमें लंब ये हो गया और ये आधार नीचे वाला हो गया, ठीक है। अगर ए बी और सी दे रखा, तो अगर हम इसका
इसका हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 लंब गुणे ऊंचाई, या लंब और आधार भी कर, आधार लिख लो, आधार इसमें है आधार, ठीक है, आधार, ठीक है। एक और उसमें हम विषमबाहु त्रिभुज में एक और कि विषमबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई पता हो, ठीक है। चलो अभी हम बता रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में अगर हमें ऊंचाई पता हो, ये थोड़ा हम आप थोड़ा यहाँ पे ये देख लो, विषमबाहु त्रिभुज की एक हमने ऊंचाई वाला और नहीं बताया आपको। ये अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और सी, कोई भी ले लो, ए बी और सी, इसमें अगर हमें ऊंचाई पता है, ये वाला ऊंचाई, तो तब विषमबाहु त्रिभुज की विषमबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का देखो यहाँ, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बच्चों हो जाता है 1/2 ये आधार, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। जिस पर ये ऊंचाई गिर रही होगी ये आधार हो जाएगा बच्चों, और ये ऊपर से गिर रही है ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज में भी हम कैसे निकालते हैं, यदि हमें विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई की सहायता से विषमबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में भी हम देख लें, यही हमारा उसमें लगता है, देखो बच्चों, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 लंब गुणे आधार, लंब क्या है, ऊंचाई है हमारी, क्या है, देखो ऊंचाई है, देखो ये ऊंचाई है हमारी, ठीक है, और ये ऊंचाई है हमारी, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये जब इस तरीके से समकोण त्रिभुज में दे रखा होगा, ठीक है, तो ये कर्ण होगा। वैसे तो हमारा हमें पता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर ये 90 अंश दे रखा है तो इन दोनों भुजाओं को लेंगे, लंब गुणे आधार, ठीक है। एक इसमें से ऊंचाई हो जाएगी, एक आधार हो जाएगा, कोई भी आप कर लेना, इन दोनों को गुणा करके आधा करना है हमें बच्चों, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का, अब समकोण त्रिभुज का बच्चों परिमाप क्या होगा, परिमाप, परिमाप जो होगा वो लंब, आधार और कर्ण, यानी कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं को नाम है लंब, आधार और कर्ण, इनको हम जोड़ लेंगे, यानी तीनों भुजाओं का योगफल ही समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। अब देखो, देखते हैं बच्चों आगे क्या है, देखो अब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया आप। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है बच्चों, सम माने समान, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, ठीक है, ये सब समान होंगे, ठीक। और प्रत्येक कोण कितने का अंश होगा, 60 अंश का होगा ये, ठीक है, ये 60 अंश का। तब ये त्रिभुज क्या क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चार कैसे, तीनों भुजाएं कैसी, समान, और अगर ये समान नहीं दे रखी है तो ये 60 60 60 दे रखा होगा, तो आप समझ जाना ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। √3/4 गुणे भुजा, भुजा के स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार भुजा का गुणा होगा। अब परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों, तीनों भुजाओं का योगफल, यानी 3 गुणे भुजा, ठीक है। तीनों भुजाओं का योगफल कर लो या 3 गुणे भुजा, हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्या है, त्रिभुज हो गया। अब हमारा देखो समबाहु त्रिभुज हो गया,
विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये सब आप सिस्टमेटिक लिख लेना, ये हमने जो बाद में बताया है वो आप पहले कर लेना। अब त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशनल आकृति। अब आकृति त्रिविमीय आकृति होती है, एक घन होती है, एक घना होती है। घन जो होता है वो वर्ग से ही बनता है और घनाभ होता है वो आयत का ही एक रूप होता है, ठीक है। अब घन और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, कोई भी है। इसमें क्या रहता है, इसमें वर्ग में सभी जैसे भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, वैसे ही इसमें जो पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ, उन सभी का क्षेत्रफल समान होता है। और ये किस तरीके से बनता है वो अभी हम बताएंगे। घनाभ में क्या रहता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई, उसमें लंबाई चौड़ाई था, अब इसमें ऊंचाई और बढ़ गई, ठीक है। इसमें 3 भुजाएं होंगी, इसमें भी 3 भुजाएं होंगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन घन में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि ये वर्ग से बना हुआ है, तो यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हुई। घनाभ में अलग अलग होंगी। इसमें घन जो होता है वो एक लूडो का जो पासा होता है उस आकार का होता है, और ये घनाभ जो होता है वो हमारा एक जो बक्सा होता है, बक्सा, ठीक है। इस रूप में हमारा जो रूप होता है बक्से का वो घनाभ रूप कहलाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं घनाभ। अब देखो घनाभ, ठीक है। घनाभ में क्या है, थोड़ा इधर देख लो बच्चों। देखो इसमें क्या 3 डायमेंशनल होगी तो उसमें हम आयतन भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देखो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है, इसको घन इकाई में मापा जाता है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल होती हैं, इनमें आयतन भी होता है। अब समतल अथवा ठोस वस्तुओं के फैलाव को सतह या पृष्ठ कहते हैं तथा इसके तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है, ठीक है। ठोस आकृतियों के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं घनाभ के बारे में। घनाभ देखो इस रूप में होता है, इस तरीके से, यानी कि 2 आयत हैं वो हमने ऊपर नीचे रख दिए और ये सब मिला दें इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से होता है। देखो ये जब था हमारा, ये देखो ये लंबाई है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, जो ये मिला दिया गया ये ऊंचाई है हमारी। तो इसमें 3 विमाएं होती हैं, यानी 3 तरीके की भुजाएं होती हैं। और देखो इसमें क्या 6 पृष्ठ होते हैं, वो तो हमने आपको बता दिए हैं, और ये 6 पृष्ठ होते हैं। और देखो यह तलों वाली ऐसी आकृति जो आयताकार रूप में हो अर्थात उसकी विमाएं भिन्न भिन्न हो, घनाभ कहलाती है। घनाभ की भुजा को कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ की भुजाओं को क्या कहते हैं, कोर भी कहते हैं। इसमें क्या होती हैं, 12 कोरें होती हैं, ठीक है। ये 12 कोरें होंगी ये वाली, ठीक है। ये लाइनें हैं जो हम दिख रहे हैं ये कोर कहलाएंगी, ठीक है। तो ये 12 होंगी, और ये पृष्ठ कितने होंगे, 6 होंगे। और कोने भी देख लो, ये कोने, ठीक है, ये 4 इधर 4 इधर, ठीक है, 4 4 8 इसके कोने भी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें देखो घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन देखो बच्चों, घनाभ का आयतन, ठीक है। तो इसमें LVH, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इसको ऐसे लिख लो, लंबाई घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा L इंटू V इंटू H। इसको पढ़ेंगे LVH। देखो आयतन निकाला गया, इसमें 3 राशियां हैं, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इन 3 राशियों का गुणा हुआ है। जब भी 3 राशियों का गुणा होगा वो किसी न किसी आकृति का आयतन ही होगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन ही होगा। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल जो ये बने हुए हैं, घना ये बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, इन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये पृष्ठ होते हैं हमारे कितने, 6। तो ये देखो 6 ही है, देखो 2 ये 2 ये 2 ये, ठीक है, तो ये 6 हो गए। तो 6 का हम इस फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई
फिर ऊंचाई और फिर लंबाई, ये इस तरीके से चलता है, LVBHHL ऐसे। तो ये सभी जितने 6 पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल निकल आया। अब देखो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का मतलब हुआ कोई कमरे में या आप खड़े हो तो एक कोने से हम दूसरे कोने में जब हम छड़ी मिला देंगे तो विपरीत कोने में, ठीक है, विपरीत कोने भी याद रखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। वहां क्या था, दो राशियां थी, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग था। तो यहाँ पर 3 राशियां हैं, तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग फिर ऊंचाई का वर्ग, इसी को हमने लिख दिया। देखो घनाभ का विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, तो ये लिखेंगे अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण ये बच्चों होगा, ठीक है, तो इसको ही हम याद रखेंगे। अब देखो बच्चों घनाभ और घन में सिर्फ यही अंतर है कि घन में सभी भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। L बराबर B बराबर H। अगर हम L बराबर कोई एक मान लो A हम ले लें तो B बराबर A ले लें, ठीक है, और H बराबर भी A लंबाई ले लें, तो इसका मतलब तीनों जगह A ही आएगा। तो अब देखो इसको के लिए क्या करेंगे, घन जो हमारा होता है इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है, घन, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये देखो वर्ग है, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से इसमें ये हमने मिला दी, ठीक है। इसमें सभी A और ये 3 चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो यही हम क्या रखें, घनाभ के सूत्र में रख देंगे तो हमारा ये घन के सूत्र बन जाएंगे। तो अब देखो बच्चों, ये देखो, अब देखो इसमें पढ़ लेते हैं, 6 समान पृष्ठ वाले ऐसे ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हो घन कहलाती। तो घन का आयतन, अब देखो घन निकालेंगे, घन का आयतन यानी कि घनाभ में क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 बार आई थी, तो A गुणे A यानी कि 3 बार करेंगे तो A Q या भुजा ऐसे लिख लो, भुजा का 3 बार हम वो कर देंगे। अगर हमने A ले ली तो A स्क्वायर, इसको हमने A ले लिया है तो भुजा की जगह A रख दिया। ऐसे ही 6 पृष्ठ होते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखो 6 होती है, एक का एक हमने ये क्या है, वर्ग है, वर्ग कितने हैं 6, वर्ग का कितना होता है A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखो विकर्ण, घन का विकर्ण, तो देखो बच्चों इसमें क्या रहेगा कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह हम A रख देंगे, तो A कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा बच्चों। तो 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं पाएंगे, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, अंडर रूट 3, ठीक है। और हम जब उसको A स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, A यानी कि भुजा का कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर का भुजा, तो यहाँ अंडर रूट 3 गुणे भुजा ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये घन का विकर्ण ये याद रखना, ऐसे याद रखो, अंडर रूट 3 गुणे भुजा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर भुजा का क्यूब, ये 3 बार है आयतन होगा, ये 2 बार है किसी का क्षेत्रफल होगा, और ये भुजा लिखा हुआ है ये सिर्फ एक विमा ही होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, देखो कमरा, एक कमरे में 4 दीवारें तथा 2 सतह फर्श तथा छत के रूम में होती हैं। तो कमरे में भरी हवा का आयतन, जब कमरा होता है, कमरा किस रूम में होता है, घनाभ के रूम में होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को ही हम क्या कर देंगे, ये गुणा कर देंगे, तो कमरे के में कितनी हवा आएगी वो हमें पता चल जाएगी। दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमने बताई थी, ठीक है, यहाँ प्लस करना यहाँ गुणा है, बस ये याद रखना आप, ठीक है। फर्श या छत का क्षेत्रफल, फर्श कैसी होती है, एक आयत के रूप में होती है, वर्ग के रूप में होती है, जिस रूप में हो आयत के रूप में होगी तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग के रूप में होगी तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम कमरे का क्षेत्रफल और कमरे की हवा कितनी आएगी, आयतन कितना होगा, और फर्श और छत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब संदूक के लिए ये देखो ये लिखा हुआ है, ये संदूक के लिए ये हम सब फार्मूले याद कर लेंगे, ठीक है।
इस तरीके से हम ये सभी हमारे जो फार्मूले हैं वो हमारे क्वेश्चन जब हल करेंगे उनमें हमारे प्रयोग होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। पहला प्रश्न है बच्चों, देखो पहली एक्सरसाइज क्या है इसकी। पहली एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ये। तो अब सबसे पहले इसको पढ़ने सवाल लगाने से पहले इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ठीक है, जिससे कि हमें सूत्रों को रटना ना पड़े। एक समझ जाएंगे तो आप याद रहेंगे वो, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या था बच्चों कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। प्राप्त घन यानी कि घन, देखो जो है इस तरीके से घन, ठीक है, ये हमने 3 डायमेंशन, ये हमने सिर्फ वर्ग बना दिया है, लेकिन घन बना हुआ है इस तरीके से ये, ठीक है। इसमें दिख नहीं पाएगा इसलिए हम इस रूप में बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमने बना दी, 2 घन है, ठीक है। इस रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे दिख नहीं पाएगा तो ऐसे आप याद रखो, यहाँ पर हमने ये क्या बनाया, घन बनाया। अब देखो बच्चों 10 सेंटीमीटर के 2 ठोस घन हैं, तो इनकी जो लंबाई है, ये लंबाई ये बढ़ जाएगी। 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो जब ये 2 घन मिलाए जाएंगे तो एक घनाभ बन जाएंगे, ठीक है। घनाभ इसलिए बन जाएंगे क्योंकि लंबाई पहले तो घन की तो क्या थी, 10 10 10 ही होगी, लेकिन घनाभ जब 2 मिला दिए गए तो लंबाई बढ़ गई, यानी कि लंबाई यहाँ कितनी हो गई, 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो बच्चों बी क्या रहेगी, इसकी जो चौड़ाई थी, ठीक है, चौड़ाई भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपने। और फिर एच ऊंचाई भी रहेगी, वही रहेगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारी रहेगी, ठीक है। तो ये घनाभ बन गया। जब भी हमने 2 घनों को मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा। तो घनाभ का आयतन हम क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारी 20, चौड़ाई 10 गुणे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 3 जीरो है, 1 2 3, ये 2, तो 2 घन जरूर लिखना, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 चढ़ा दो तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 2000 घन सेंटीमीटर कौन सा रखा है, ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। प्लाट की हमें क्या बताना, लंबाई बताना। देखो इस तरीके से है, ये एक आयताकार, ठीक, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का कुछ है, ये 8 है, ये 8 है, क्या है, वर्गा है, ये तरणताल बना हुआ है। ये इस भाग का, पूरे भाग का 8वां भाग है, ठीक है, ये 8वां भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ग से ये जो आयताकार प्लाट है वो 8 गुना है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो हम एक तरणताल का हम क्या निकाल लें, एक क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें 8 का गुणा कर दें, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, आयताकार प्लाट का हमें क्षेत्रफल निकल आएगा। या एक तरणताल का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आयत का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसका हमें 8वां भाग दिखाना पड़ेगा। तो आप जैसे भी कर पाओ, ठीक है। तो अब हम ये मान ले रहे हैं, माना आयताकार प्लाट की चौड़ाई कितनी हम ले रहे हैं, चौड़ाई की 2 गुनी है, तो इस चौड़ाई को हमने पहले ले लिया, ठीक है, x है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ठीक है। मीटर है तो मीटर है, सेंटीमीटर तो मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये देखो मीटर हमने सब जगह लिख लो। अब देखो, अब हमें x और 2x मिल गया। अब हम क्या निकालें, वर्गाकार तरणताल का क्षेत्रफल है वो आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल का कितना है,
8वां भाग है, ठीक है। तो अब वर्गाकार ताल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये 8 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, या लिख लो आप भुजा का, ये होता है भुजा का स्क्वायर, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि प्लाट की, यानी आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई बटे 8। अब यहाँ कर लो 8 का वर्ग, और ये हो जाएगा लंबाई लंबाई है 2x और ये चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इससे 2 से काट दें, 2 चौको 8, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये 8 2 64, ये कितना हो गया 8 2 64 गुणे 4, तो 4 चौको 16, हासिल है 1 6 चौक 24 1 25, 256 एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर अंडर रूट 256। अब 256 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 256 होगा, तो वो है हमारी 16। तो हमारा क्या है, एक्स निकल आया। अब हमें पूछा क्या गया है, देखो लंबाई पूछी गई है प्लाट की, ठीक है, क्या पूछी गई है, प्लाट की लंबाई बताइए। हमें पता है प्लाट की लंबाई कितनी है बच्चों, प्लाट की लंबाई हमारी है, प्लाट की लंबाई वो है हमारी 2x, तो 2 गुणे 16, तो कितना आ जाएगी 32 मीटर, सब मीटर में लिया है तो 32 मीटर बच्चों उस तरह आयताकार प्लाट की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। तो ये 32 ये लिखा हुआ है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। जब भी बच्चों संख्या पूछी जाएगी तो जो बड़ा हमें मान रखा होगा, जैसे यहाँ लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है, इसमें हमें छोटे मान यानी सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें भाग करना होगा। अगर आयतन दे रखा होता, तीन भुजाएं दे रखी, तो आयतन में आयतन का भाग, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग, और लंबाई में लंबाई का भाग, बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे, यानी बड़ा वाला क्या, तो फर्श पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या, तो क्या हो गया बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि यहां पर 2 भुजाएं दे रखी, और पट्टी यानी कि जो फर्श है तो वो पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, एक पट्टी का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा लंबाई गुणे ये भी होता है चौड़ाई, और ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, ये हम दोनों लिखे दे रहे हैं, लंबाई या फर्श की, हमें फर्श की लंबाई और गुणे चौड़ाई, ऐसी पट्टी की लंबाई गुणे चौड़ाई। फर्श कितनी है 12 मीटर और गुणे 10 मीटर, नीचे है हमारा 10 सेंटीमीटर और गुणे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि अब ये जो दे रखा है 12 मीटर रखा है, यहाँ सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कर लो 10 और 100 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, ठीक है। तो ये 1200 गुणे 1000, ये ऐसे लिख लो चाहे, ठीक है, और ये 10 गुणे 8, ठीक, तो 1 0 इससे कट गया, 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो कितना हो गया बच्चों, देखो 15 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, तो 15 और 3 0, तो इतनी संख्या आ गई, पट्टियों की संख्या कितनी आ गई 15,000। कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ, इसी को हम टिक कर दें। अब देखो बच्चों, अब चौथा है एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणे 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार लगाने में कितना तार लगेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक भूखंड ये है, ठीक है, आयताकार, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर ये, और ये कितना है 80 मीटर में ही है, ये मीटर में है, तो ये मीटर कर लो, ये भी मीटर कर लो, ठीक है।
अब हमें ये एक आयताकार के हमें भूखंड की हमें क्या है लंबाई और चौड़ाई हमें पता होगी। अब ये कह रहे हैं 3 बार इसको हमें लपेटना है तार को, तो हमें पहले एक बार का पता चल जाए तो हमें 3 बार का भी पता चल जाएगा। एक बार लपेटने का मतलब क्या है, आयताकार जो भूखंड है उसका परिमाप, ठीक है। तो एक बार लपेटने पर तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयताकार भूखंड का परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो इसका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है। तो ये 200 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा 180, 2 गुणे 180, 18 दूनी 36, ठीक है, इतना आ गया बच्चों, ठीक। तो 3 बार लपेटने पर, तो 3 बार लपेटने पर तार की लंबाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 360, है ना। तो 0 छतियाँ 18, हंसी लगे 3 थोड़ा 9 10, इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर में ही दे रखे हैं तो मीटर, इतने मीटर की तार की आवश्यकता बच्चों होगी। तो बच्चों अब आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे 9 से, ठीक है। ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। और इस तरीके से वीडियो मैं बनाता रहूं, इसलिए आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से डोनेट करते हैं।